हेलो एवरीवन, दिस इज़ माधव शरण पाठक, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गणेश लॉ एकेडमी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यूपी एपीओ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें फॉर्म भरना भी प्रारंभ हो चुके हैं। इस विषय को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी चर्चा है कि सिलेबस के रिगार्डिंग कैसे तैयारी की जाए और कम समय में एक अच्छा अध्ययन किया जा सके। आपको बता दें कि यूपी एपीओ का जो एग्ज़ाम है उसमें प्रीलिम्स में मेनली 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट। ये 5 सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स को लेकर हैं। साथ में आपको जीके जीएस का अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो आज का ये जो वीडियो है और आगे आने वाले वीडियोस में, चूँकि आप लोगों के पास समय कम है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग यूपी एपीओ का एग्ज़ाम क्रैक करें और प्रीलिम्स के बाद फिर मेंस के बाद इंटरव्यू और आपका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन हो, जिसको लेकर मैं ये आज का वीडियो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर आया हूँ। मैं आपको उन सेक्शंस के बारे में बताऊंगा, उन धाराओं के बारे में बताऊंगा जो आपको तैयारी में कम समय में ज़्यादा बेनिफिट देंगे और जहां से सेक्शंस पूछे जाते हैं। नॉर्मली तो हमें सारे सेक्शंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के पढ़ने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे अधिकांशतः क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। इन सेक्शंस को लेकर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। देखिए, आपको फॉर्मल जानकारी होनी चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो 1872 में बना, 1 सितंबर 1872 को बना। इसके बाद और सर जेम्स स्टीफन जो ब्रिटिश के जूरिस्ट थे, उन्होंने इसका निर्माण किया। उनकी कोडिफिकेशन था, उसमें उनका अमूल्य योगदान था। स्वतंत्र भारत में 1 जुलाई 2024 को 3 भारतीय लॉज, भारतीय कानून इन्फोर्स किए गए, जिनको आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंस एक्ट था उसको परिवर्तित करके, चेंजेस करके नए एक्ट लाए गए। इसमें से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 भी है, जिसको 1 जुलाई 2024 को इन्फोर्स कर दिया गया है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, मैं इन सेक्शंस के बारे में चर्चा करता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाग 1 आपका प्रारंभिक की बात करता है, प्रिलिमिनरी की बात करता है, जिसमें पहला सेक्शन नो डाउट हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। इसको भी आप पढ़ के जाएँ कि 1 सितंबर 1872 की जगह अब आपको डेट याद करनी है, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हो गया है। और जो असेंट थी आपके प्रेसिडेंट की, वो 31 दिसंबर को मिली 2023 में और 1 जुलाई 2024 को लागू कर दिया गया। सेक्शन जो 2 है वो परिभाषाओं के बारे में है। परिभाषाएं सारी आपको पढ़ के जानी है। मेरा मानना है कि हर परिभाषा से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो आपका मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम या कंक्लूसिव प्रूफ हो, धारणा कर सकेगा, करेगा, या निश्चायक सबूत हो, चाहे वो अन्य डेफिनेशंस हो, चाहे डॉक्यूमेंट हो या एविडेंस हो। इन सारे की आपको डेफिनेशंस याद करके जानी, फैक्ट्स के बारे में, एविडेंस के बारे में। इस प्रकार से आपको सेक्शन 2 बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेक्शन 3 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेक्शन 4 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति, जिसे हम रेस जेस्टी के नाम से भी जानते हैं। फिर बात आती है सेक्शन 5 की, जो बात कर रहा है प्रसंग हेतु परिणाम के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से इलस्ट्रेशन भी पूछे जाते हैं। 6वां सेक्शन भी आपको पढ़ के जाना है, हेतु, तैयारी और आचरण, जो चाहे पूर्व का हो या पश्चात का हो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है शनाख्त का क्वेश्चन, जो धारा 9 हुआ करती थी, अब धारा 7 होगी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। विवाद्य के सुसंगत तथ्यों का स्पष्टीकरण वाले, जो पुनः स्थापन वाले आवश्यक तथ्यों, उनके बारे में। धारा 11 जो हुआ करती है, अब धारा 9 होगी और वो एलईबी के संबंध में है, अन्यत्र उपस्थिति के संबंध में। इस सेक्शन को भी आप पढ़ के जाएंगे, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात आती है धारा 12 की, जो मन, शरीर की दशा, शारीरिक संवेदना के बारे में बात करता है। यहाँ के इलस्ट्रेशन, यहाँ के सेक्शन पूछे जाएंगे। 12 भी इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं धारा 15 की स्वीकृति के बारे में। तो स्वीकृति एक अच्छा क्वेश्चन है जो प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से आवश्यक है, और धारा 15 से अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे, यहाँ से भी पूछे जाने की संभावना है। अब बात आती है संस्वीकृति की,
धारा 22 की संस्वीकृति को भी पढ़ के जाना है। उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दंडित कार्यवाही में कब विसंगत होती है। धारा 23 भी पढ़ के जाइए। पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति का क्या प्रभाव होता है, या पुलिस अधिकारी की साक्षात उपस्थिति में या न्यायालय की उपस्थिति में क्या उसका वेटेज होता है। 24 बात करता है साबित संस्वीकृति को उसे करने वाले और एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित किसी अन्य को प्रभावित करती है विचार में। ये को-एक्यूज्ड के बारे में बात करता है, सही अभियुक्त के बारे में बात करता है। तो धारा 24, 22, 23, 24 संस्वीकृति से आपको पढ़ के जाना। बात आती है अब सबसे इंपॉर्टेंट धारा जिसको हम डीडी बोला करते थे, डाइंग डिक्लेरेशन बोला करते थे, अब धारा 26 हो गई है। तो धारा 26 को विशेष तौर पर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनने की संभावना है। 28 से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियाँ इस कब सुसंगत होती हैं। 29 से भी पूछा जा सकता है पब्लिक रिकॉर्ड, पब्लिक डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की प्रविष्टियों की सुसंगति के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ के जाएँ 28 और 29 को भी। इसके बाद बात करूँगा प्रोबेट के बारे में। धारा 35 भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, धारा 34 भी इम्पोर्टेंट हो जाती है सेकंड सूट के बारे में। 34 और 35 को भी आप पढ़ के जाएं और 38 को भी पढ़ के जाएंगे तो शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अपवाद है इस। तो 34, 35 और 38 को भी पढ़ें। 39 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी तक कई बार इसको क्वेश्चन को पूछा गया है। 39 विशेषज्ञों की राय के बारे में है, एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में, तो इसको भी पढ़ के जाएं। बात आती है धारा 41 की, जिसमें आप हैंडराइटिंग की बात करते हैं, सिग्नेचर की बात करते हैं, उनकी क्या वैल्यू होगी, क्या रिलीवेंसी होगी, इसको भी पढ़ के जाएं। कैरेक्टर के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो 49 यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे सिविल मामलों में कैरेक्टर और क्रिमिनल मामलों में कैरेक्टर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है फैक्ट्स दैट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसे तथ्य जिनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 51, 52 और 53 जो कभी आपकी 55 के बाद 56, 57, 58 हुआ करती थी, अब ये 51, 52, 53 है, इनको भी पढ़ के जाएँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 54 और 55 जो 59, 60 थी, ओरल एविडेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस की, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। 56, 57 और 58 प्रूफ ऑफ कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का सबूत प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य से दिया जाएगा। 57 में प्राथमिक साक्ष्य के बारे में और 58 में द्वितीयक साक्ष्य के बारे में। फिर 60 सेक्शन आता है, 60 और 59, 60, ये 61 से जो 66 हुआ करते थे, अब ये 56 से लेकर आपका 64 तक है, जिसमें ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। मेरा मानना है कि आपको सारे पढ़ के जाना चाहिए। 59 भी है, दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना। 60 भी हैं, वे अवस्थाएं जिनमें प्राइमरी नहीं होता तो सेकेंडरी दे दो, आप द्वितीयक साक्ष्य दे दो। 61 कम पूछा गया, लेकिन 62 जरूर पूछा गया, क्योंकि उसको 65B हुआ करता था, जिसका प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक होता है। कि यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप साक्ष्य में ग्राह्य बनाना चाहते हैं तो आपको 65B का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। आपको यहाँ बता दो प्रैक्टिकल तरीके से, ये प्रमाण पत्र आप स्वयं भी दे सकते हैं, लेकिन आपको लिखना पड़ता है जो मैं दे रहा हूँ वो सही है। नेक्स्ट आता है 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 67 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ दस्तावेजों का निष्पादन किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, अर्थात वसीयत की बात करते हैं। यहाँ पे वसीयत यदि आप प्रमाणित करना चाहते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आपको कम से कम एटलीस्ट एक विटनेस कराने की आवश्यकता होती है। तो 67 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन 74 पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद जो बात आती है वो प्रिजम्पशंस के बारे में बात आती है, जिसके आधार पर कोई मामला डिसाइड होता है। आपको बता दें, साक्ष्य अधिनियम वो अधिनियम है जिसके आधार पर कोर्टें जजमेंट देती हैं। कोर्ट्स के पास 3 प्रकार की उपधारणाएं होती हैं, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ। और इनकी ग्राह्यता या इनका प्रमाणित होना किसी मामले को
दोष सिद्धि या दोष मुक्ति के लिए लेने के लिए आवश्यक होता है। तो दस्तावेजों की अवधारणाओं के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 92 और 93 अर्थात 30 वर्ष पुराने दस्तावेज और 5 वर्ष पुराने। आजकल जो पैटर्न है वो इलेक्ट्रॉनिक करारों की अवधारणा के बारे में पूछा जा रहा, मुख्तारनामे के बारे में पूछा जा रहा, हस्ताक्षर प्रमाण पत्रों के बारे में भी पूछा जा रहा है, इसलिए इनको भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अब बात आती है अध्याय 6 की, दस्तावेज साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन का विषय। आप लोगों को इसके बारे में कहावत है 100 बक्का 1 लेखा, मतलब दस्तावेज यदि है और वो प्रॉपर तरीके से निष्पादित किया गया है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका पूरा अपना एक चैप्टर है अध्याय 6 जो 94 से लेकर 103 तक है, जिसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन यदि बात करें ज़्यादा पूछे जाने वाले सेक्शंस की तो वो 95 और 96 होंगे, और चाहे तो 103 भी पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एविडेंस एक्ट अपने आप में एक छोटा एक्ट भी है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। यदि आपको अच्छे से समझ में आता है तो इट इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट, यू शुड हैव टू रीड ऑल सब्जेक्ट, बट फॉर प्रेपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ नेसेसरी टू सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शंस फॉर सिलेक्शन ऑफ एग्जाम। तो अब बात करते हैं भाग 4 की, जिसमें साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव। ये बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में अध्याय 7 में बात की गई है, जिसमें से 104 सबूत का भार किसके ऊपर होता है, 104 सबूत का भार क्या है, 105 सबूत का भार किस पर होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है। 108 को पढ़ के जाएं, अपवादों के अंतर्गत की बात की गई है। 109 को भी पढ़ के जाएं, विशेषता ज्ञात करने की बात की गई है। 7 वर्ष तक यदि किसी के बारे में नहीं सुना गया तो 111 भी पढ़ के जाएं। इसके बाद बात करें तो स्वामित्व के बारे में और 113, और बात करूंगा सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो 116 है, जो धर्मजित्व के बारे में बात करता है, लेजिटिमेसी के बारे में बात करता है, और वो एक निश्चायक सबूत होता है, इस चीज़ को भी पढ़ के जाए। 118 दहेज मृत्यु के बारे में अवधारणा करता है, उसको भी पढ़ें। 120 बलात्संग के संबंध में अभियोजन की सम्मति के बारे में जो विषय है उसकी अवधारणा को भी पढ़ के जाएं। एक अध्याय 8 आता है, ये विबंध की बात करता है, एस्टोपल की बात करता है, जो 121 में परिभाषित है। विबंध की परिभाषा पढ़ के जाए, विबंधों को कई बार सेक्शन को भी पूछ लिया जाता है। साक्षियों के विषय में यदि बात करें तो 124 कौन साक्ष्य दे सकेगा, 125 साक्षी जब मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो उसका लिखित कथन भी यदि मौखिक साक्ष्य के रूप में दे रहा है तो वो ग्राह्य होगा, लेकिन वो मौखिक साक्ष्य काउंट किया जाए, ये सेक्शन भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। 129 राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य है। कुछ संसूचनाएं हैं जो प्रिविलेज कम्युनिकेशंस हैं तो वो पढ़ के जाना चाहिए आपको, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन 132 जो कभी 126 हुआ करता था, वृत्तिक संसूचना, जिसमें वकील और पक्षकार की बातों को भी कॉन्फिडेंशियल रखा जाने के लिए बात की गई, उसको पढ़ें। 134 भी पढ़ के जाएं, विधि सलाहकारों। 139 बहुत बार पूछा गया कि साक्षियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ एविडेंस साक्षी, तो यहाँ पे बोला गया 139 में, एक तो इसको पढ़ के जाएं कि कहाँ दिए कितने, तो ये कोई संख्या निर्धारित नहीं है, एक साक्षी भी है तो वो अच्छा साक्षी है, तो एक साक्षी के आधार पर भी दोष सिद्धि की जा सकती है। तो यहाँ पे जब पूछा जाता है साक्षियों की संख्या तो कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ये विषय आता है। अब बात आती है अध्याय 10 की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और जहाँ से भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जिनको बार बार पूछा गया, तो 142 और 43 याद रखें आप, साक्षियों की परीक्षाओं का क्रम। 144 दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाया गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं की जा सकती जब तक उसको साक्षी के तौर पर न बुलाया गया, तो 144 भी याद रखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सूचक प्रश्न, तो जो 141 हुआ करता था वो 146 हो गया है। सूचक प्रश्न को पूछें क्या है, किसी उत्तर को सुझाने वाले क्वेश्चन सूचक प्रश्न होते हैं, और कब पूछे जा सकेंगे तो आप ये ध्यान रखना, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा में ये पूछे जाते हैं, इसको विशेष तौर पे याद रख के जाएं। प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न क्या होंगे, 149 है, जिसको पढ़ के जाना चाहिए। साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा, ये सारा आपको इम्पोर्टेंट है, 149 पढ़ के जाएँ। अभी आजकल जो प्रश्न हैं अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न, इसको भी पूछा जा सकता है। हॉस्टाइल विटनेस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता था, बहुत पूछा गया। तो एविडेंस एक्ट के जो साक्ष्य अधिनियम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, उसमें 157 हो गई है, तो 154 की जगह 157 को दिमाग में रखें और उसको पढ़ के जाएँ। 159 जो है वो संपोषक साक्ष्य के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो 159
और 60 दोनों को पढ़ के जाएं। स्मृति ताज़ा करना जो 159 हुआ करती थी अब 162 हो गई है, तो स्मृति ताज़ा करना भी पढ़ के जाएं। और 168 प्रश्न अनलिमिटेड प्रश्न करने की जो क्षमताएं थी उसको 168 में भेज दिया गया है न्यायाधीश की सख्ती के, इसके बारे में भी पढ़ें। 169 जो 167 हुआ करता था, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण के नवीन विचरण नहीं होगा, इस विषय को आप पढ़ के जाएंगे। पूरा एविडेंस 165 भी यदि पढ़ना चाहें, दस्तावेजों का पेश किया जाना, उसको भी पढ़ के जाना चाहिए। तो ये था एविडेंस का वो पार्ट जो क्विक रिवीजन के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये सेक्शन यदि आप पढ़ के जाते हैं तो नो डाउट आपको एविडेंस का शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपसे नहीं बनेगा। आपको एक सलाह देना चाहूँगा, अभी तक के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके सॉल्व्ड पेपर हैं, उन सॉल्व्ड पेपर को भी पढ़ें। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको इंडियन एविडेंस एक्ट के रूप में हम पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेक्शन करेक्ट करके उनको लिख लें। और आप देखेंगे जो मैंने सेक्शन बताए हैं वो अधिकांश अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस उन्हीं सेक्शंस को मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। और आशा करता हूँ आपको एक क्विक रिवीजन जब आप एग्जाम देने जा रहे होंगे तो ये हेल्प करेगा। तो ये जो वीडियो था ये केवल MP UP APO के लिए नहीं है, MP ADPO जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए भी कारगर होगा। और यदि आप हमारे संस्थान से श्री गणेश लॉ एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे वीडियो पे आप कमेंट करके लिख सकते हैं कि हमें आपकी क्लासेस लेना है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रहे हैं। यदि आप छतरपुर के हैं तो आपके लिए विशेष खुशखबरी है कि छतरपुर में हमारा श्री गणेश लॉ एकेडमी का संस्थान है जो देरी तराहा के पास सागर रोड पर बालाजी लॉ हाउस के 2nd फ्लोर पर स्थित है। तो आप चाहें तो वहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। इसकी गारंटी तो नहीं, लेकिन आश्वस्त करते हैं कि हम आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे। और मेरे जो अनुभव हैं, मेरे साथियों के जो अनुभव हैं वो आपके काम आएंगे और आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे। खैर बहरहाल यदि आप नहीं आ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास नहीं ले सकते हैं, तो भी हम आपके सिलेक्शन की आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी मेहनत करोगे, घर से अच्छी मेहनत करोगे और जिस संस्थान में अभी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी तैयारी में एक स्टेप जोड़ेगा और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। आपके सिलेक्शन की आशा के साथ आपका ये माधव शरण पाठक आपका बहुत बहुत प्रोत्साहन करता है कि आपका सिलेक्शन हो। आप पूर्ण मेहनत से, पूर्ण कर्म से अपना प्रयास करें, निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और सफलता कठिन प्रयास, कठिन संघर्ष, पक्के इरादे से होती है, इसलिए मेहनत जरूर करें। अपने जो रूटीन है उसमें अध्ययन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें और अच्छी तैयारी करें। आप इसका सिलेक्शन हो ऐसी अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।